हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कारिया आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल एसटीसी ऑनलाइन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज पॉलिटी का हम एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुसूची। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कई बार जो है सो पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो हम इसको आज इस तरह पढ़ेंगे कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन हम आसानी से बना सके। दोस्तों, हमारे संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। अनुसूची में, भाग में और अनुच्छेद में। यानी दोस्तों, अभी जो अनुसूची की संख्या है वह 12 है। वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है, जबकि पहले मूल रूप से मात्र 8 थे। यानी पहले जो भारतीय संविधान बने थे उसमें मात्र अनुसूची की संख्या 8 थी। 22 भाग, वर्तमान में भी 22 भाग है और पहले भी 22 भाग, और अनुच्छेद 395। अनुच्छेद भारतीय संविधान में 395। यानी संविधान को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें अनुसूची 12 एक भाग बांटा गया, भाग में 22 और अनुच्छेद 395, ये 3 भागों। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में, उसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे भाग और उसके बाद अनुच्छेद। तो पहले हम अनुसूची पढ़ रहे थे दोस्तों। तो भारतीय संविधान को 3 भागों में बांटा गया, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। अनुसूची पहले जो है भारतीय संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद इसमें कई अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई दोस्तों। तो इस अनुसूची में भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई है, जिसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले प्रथम अनुसूची, भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों बताया गया है। यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, जिसमें कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत अब जो है सो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और एक जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर को। यानी कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। इस वजह से राज्य की संख्या अब 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई। यानी भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। यह प्रथम अनुसूची में कहा गया है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों विभिन्न पदाधिकारी, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक इत्यादि जो पदाधिकारी जो भारत के हैं, उनका जो वेतन एवं भत्ता है उनके बारे में वर्णन किया गया है। कि जैसे कि दोस्तों आप किसी मजदूर को काम करने के लिए रखते हैं, तो सबसे पहले आपके काम करने से पहले, आपके काम पर जाने से पहले आपसे वो वेतन पूछेगा कि आप कितना रुपया दीजिएगा। सेम उसी तरह दोस्तों सबसे पहले वह पैसा द्वितीय अनुसूची में रुपया के बारे में, वेतन और भत्ता के बारे में जो है सो बताया गया है। उसी तरह तृतीय अनुसूची में दोस्तों विभिन्न पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, ये सारे जितने पदाधिकारी हैं उन सबों के पद ग्रहण के समय जो शपथ लिया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। यानी जितने भी पदाधिकारी हैं पहले वेतन भत्ता की चर्चा करते हैं। यानी द्वितीय अनुसूची में पहले वेतन भत्ता की चर्चा, उसके बाद शपथ ग्रहण की। जैसे कि आपके यहाँ कोई मजदूर आता है काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कितना वेतन दीजिएगा, तभी आपका वो काम करेगा, जब आप बताइएगा तब। उसी तरह द्वितीय अनुसूची में पहले बताया गया कि आपको वेतन क्या मिलेगा, आपको भत्ता क्या मिलेगा, तब तीसरा अनुसूची में जाकर के वो शपथ ग्रहण करता है। यानी विभिन्न पदाधिकारी का जो शपथ ग्रहण का जो उल्लेख दिया गया है वो तृतीय अनुसूची में, जबकि वेतन भत्ता पहले ही द्वितीय अनुसूची में चर्चा किया गया है दोस्तों।
तो इस तरह से हम देख लिए दोस्तों 3 अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। दूसरा अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इन सबों के वेतन एवं भत्तों की चर्चा। और तृतीय अनुसूची में वेतन भत्ता जब चर्चा हो जाती है, वो बात क्लियर हो जाता है वेतन भत्ता का, तब तीसरा अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण की चर्चा। तो 3 अनुच्छेद दोस्तों हम पढ़ लिए, अनुसूची पढ़ लिए दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं चतुर्थ अनुसूची, यानी चौथा अनुसूची। ये पहला अनुसूची, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दोस्तों चौथा अनुसूची। चौथा अनुसूची में दोस्तों राज्य एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। यानी चौथा अनुसूची में दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो राज्यसभा के लिए किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाएंगे या कितने सीट राज्यसभा के होंगे, ये सारा वर्णन जो है ये चतुर्थ अनुसूची यानी चौथा, भारतीय संविधान के चौथा अनुसूची में वर्णन किया गया है कि किस राज्य से कितना राज्यसभा सीट होगा। तो ये दिया गया है चौथा अनुसूची में दोस्तों। हम जानते हैं कि बिहार में 40 जो है सो राज्यसभा का सीट है, और ये जो है सो वर्णन किया गया दोस्तों किसमें, तो चतुर्थ अनुसूची में। उसके बाद आते हैं दोस्तों 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में दोस्तों विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख। यानी 5वीं अनुसूची में जितने भी भारत के राज्य एवं क्षेत्र एवं केंद्र शासित क्षेत्र, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें रहने वाले अनुसूचित जो जाति है उसके प्रशासन और नियंत्रण, यानी उस पर किस प्रकार का प्रशासन हो और किस तरह से उस पर नियंत्रण हो, उसकी चर्चा जो है सो 5वीं अनुसूची में दोस्तों। उसके बाद आते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में दोस्तों 5वीं के बाद 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। यानी स्पेशल रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय लोग हैं उस पर प्रशासन और नियंत्रण का जो उल्लेख है वह 6ठी अनुसूची में दोस्तों है। तो इस तरह से 3 अनुसूची ऊपर से पढ़े तो प्रथम में राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र का वर्णन, दूसरा में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन का वर्णन, तीसरे में जितने पदाधिकारी हैं उनका शपथ ग्रहण का वर्णन, चौथे में किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे उनका वर्णन, 5वीं में जितने भी भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है वहां के जो जनजाति लोग हैं उनके ऊपर प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और 6ठी अनुसूची में दोस्तों जितने जनजाति लोग हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के उनके क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन किया गया है। यानी 4 यहां से दोस्तों याद रखेंगे। पिछले बार दरोगा में भी यहां से क्वेश्चन आया था दोस्तों इससे कि सॉरी 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें 4 राज्य हैं, इसके अलावा जो भी राज्य है वो नहीं किया गया है, तो इसमें वो आंसर देंगे। तो ये 4 राज्य दोस्तों हम याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद दोस्तों आते हैं 7वीं अनुसूची, बहुत ही VVI है दोस्तों। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां मिली हुई है। यानी केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां होती है तो कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है। तो शक्तियां का मतलब यह हुआ दोस्तों कि कानून बनाने का अधिकार, यानी कोई भी शासन प्रशासन का काम कितना हद तक कर सकता है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है दोस्तों। 7वीं अनुसूची को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। यह 7वीं अनुसूची है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया संघ सूची, अनुसूची को 3 सूची में बांटा गया। संघ सूची, एक हो गया आपका राज्य सूची, और तीसरा आपका हो गया दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची। इसमें दोस्तों पहले 97 विषय थे, इसमें 97 विषय पहले थे। इसमें दोस्तों राज्य में पहले 97 विषय थे, अब जो है सो इसमें 100 विषय हो गए। अब विषय क्या हुआ दोस्तों? विषय का मतलब हुआ कि विभाग, क्षेत्र, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया एक विषय हो गया, शिक्षा हो गया एक विषय हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया एक विषय हो गया, शांति, किसी देश के साथ समझौता करना कौन करेगा, केंद्र करेगा या राज्य करेगा, ये जो है सो एक विषय हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पाद, ये सारे जो कहलाते हैं विषय कहलाते हैं। तो यही इसी में संघ जो है उसके पास पहले 97 विषय थे, यानी 97 विषय पर ये कानून बना सकते थे, लेकिन इसे बढ़ा करके 100 कर दिया गया। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के पास, संघ के पास शक्ति जो है सो बढ़ा है। राज्य सूची के पास दोस्तों पहले 66 विषय थे, पहले 66 विषय थे, लेकिन अब इसे घटा करके 61 कर दिया गया है। यानी दोस्तों राज्य सरकार का जो है सो शक्ति घटा और केंद्र सरकार का शक्ति जो है सो बढ़ा। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों पहले 47 विषय थे, जबकि इसे बढ़ा करके अब 52 विषय कर दिया गया है। यानी समवर्ती सूची होता है दोस्तों, जो संघ सूची में विषय आएगा वो दोस्तों सिर्फ केंद्र सरकार ही, यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ही इस 100 विषय पर सिर्फ यही कानून बना सकता है। लेकिन 66 विषय जो है, पहले 66 था, विषय 61 कर दिया गया। 61 जो विषय है इस पर सिर्फ राज्य सरकार जो है सो कानून बना सकता है। और पहले 47 विषय था समवर्ती सूची में, अब इसे 52 कर दिया गया है। यानी अब समवर्ती सूची का मतलब है दोस्तों कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों सा कानून बना सकता है। यानी समवर्ती सूची में जितने भी विषय होंगे, 52 विषय हैं, तो ये 52 विषय पर केंद्र और राज्य दोनों जो है सो कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी टकराव की स्थिति में, मान लीजिए कि केंद्र कुछ और करना चाहता है और राज्य कुछ और करना चाहता है, इस स्थिति में दोनों के विचार में अगर कंट्राडिक्शन हो, यानी विचार जो है सो अलग अलग विचारधारा हो, तो उस समय में केंद्र जो होता है सर्वोपरि होता है। यानी उस समय जब दोनों के बीच में टकराव हो तो केंद्र को ही सर्वोच्च माना जाता है, यानी केंद्र जो कानून बनाएगा वो ही लागू हो सकता है। समवर्ती सूची में यह प्रावधान है दोस्तों। इन 7वीं अनुसूची को 3 अनुसूची में बांटे, संघ सूची जिसमें 97 विषय पहले, 100 विषय अब, राज्य सूची में 66 विषय पहले, 61 विषय अब, और समवर्ती सूची में 47 विषय पहले और 52 विषय अब है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। यहां से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आते हैं। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 22 भाषा का चर्चा किया गया दोस्तों। 22 भाषा है, लेकिन मूल रूप से अभी वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान बना था दोस्तों उस समय मात्र मूल रूप से मात्र 14 भाषाएं थी। यानी 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 ही भाषाएं का उल्लेख था, लेकिन अब जो है सो इसे 22 भाषा जो है इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कि 22 भाषाओं में दोस्तों सबसे पहले 14 भाषा था। 14 भाषा में फिर जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, यानी 21 संविधान संशोधन, यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया, तो उस समय एक और भाषा जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। यानी सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में दोस्तों जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। उसके बाद सेकेंड नंबर में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको दोस्तों याद रख सकते हैं ऐसे, नेपाली मणि को 2। इसका मतलब दोस्तों नेपाली से नेपाली, मणि से मणिपुरी, को से कोंकणी, और 2 यहाँ पर साइलेंट, यानी नेपाली मणि को 2। ये 71वां संविधान संशोधन, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी दोस्तों ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, यानी
1992 में दोस्तों 2003 में यानी 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इस तरह से दोस्तों इन सभी भाषाओं को संविधान संशोधन करके यानी संविधान में परिवर्तन करके अलग अलग समय में भाषाओं को जोड़ा गया और इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हो गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की चर्चा किया गया है। यह जो है सो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, यानी सबसे पहले पूछेगा कि भारतीय संविधान बनने के बाद भारत के संविधान में पहला बार संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों 1951 में, 1951 में दोस्तों, सॉरी 1951 में दोस्तों। इसमें संपत्ति अधिग्रहण की चर्चा की गई है। संपत्ति अधिग्रहण की बात में इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि जब केंद्र को या राज्य को राष्ट्र के हित में अगर आपका संपत्ति या आपका जो है सो जमीन या आपकी किसी भी प्रकार की संपत्ति लेने की जरूरत पड़े तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा, इसी अनुसूची के द्वारा आपको मुआवजा देकर के आपकी वो संपत्ति या आपका वो जमीन या भूमि किसी भी तरह की चीजें जो है अगर राष्ट्र के हित में हो तो आपसे लिया जा सकता है। इसी को बोलते हैं संपत्ति अधिग्रहण। यानी 9वीं अनुसूची में 1951 में दोस्तों ये जोड़ा गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची, यानी 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया दोस्तों। यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें दल बदल कानून की चर्चा है। दल बदल कानून का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि बीजेपी का कोई विधायक या सांसद वो जो है सो निकल करके कांग्रेस में जाकर मिल जाती है, या कांग्रेस का विधायक या सांसद वो जाकर के आम आदमी पार्टी में मिल जाती है। यानी कि दल क्या कर रहा है? बदल रहा है, यानी अपनी पार्टी को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। लेकिन 1985 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं होता था। इसी वजह से क्या होता था, कभी कभी सरकार बनने में परेशानी हो जाती थी, किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया। जैसे कि अभी आप गठबंधन सुनते हैं कि अभी बीजेपी और जैसे जेडीयू दोनों मिल करके क्या बिहार में सरकार बनाई हुई है। 1985 से पहले ऐसा नहीं होता था। जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आती थी तभी सरकार बना सकती थी। तो इस तरह से क्या होता था, चुनाव कई बार हो जाते थे, खर्चा अधिक हो जाता था। इसी वजह से 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून हुआ, यानी कोई भी पार्टी का नेता इधर से उधर दूसरे दल में जा सकता है। ये जो है 1985 में 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज की बात, आप जो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसकी चर्चा की गई है 11वीं अनुसूची में। और यह जो है सो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993, यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। और इसमें 29 विषय पूरे दोस्तों। विषय के बारे में तो बोले ही, विषय क्या होता है पहले ये बताए हुए हैं जब संविधान ये क्या कहते हैं अनुसूची बता रहे थे 7वीं अनुसूची, तो इसमें टोटल 29 विषय हैं। उसके बाद जब पंचायती राज की बात आ गई तो 12वीं में दोस्तों 12वीं अनुसूची में ये जो है सो नगर निगम की, पहले पंचायत की चर्चा जिसमें 29 विषय, और फिर जो है सो नगर निगम की चर्चा 12वीं अनुसूची में किया गया। और ये सबसे अंतिम अनुसूची है, यह 74वां संविधान संशोधन 1993 में, यानी दोनों का साल एक ही है 1993 में ही ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जबकि ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। और इसमें जो है सो कुल 18 विषय, यानी 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है उसमें 29 विषय, जबकि 12वीं अनुसूची है नगर निगम की चर्चा जिसमें है उसमें टोटल 18 विषय दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम पूरे अनुसूची को एक तरह से समझ चुके हैं। और यहाँ से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब फिर हम मिलेंगे दोस्तों इसके अगले टॉपिक में। थैंक यू, टेक केयर।